Hello everyone, very good afternoon. Guys, we had started with the national income accounting and related concept in the previous lecture. Alright, guys, national income हमने थोड़ा देख लिया था. National income is an uncertain term which is used interchangeably. इंडिया में ना, ठीक है, एक ही चीज को मल्टीपल वर्ड से पुकारा जाता है. कॉमन parlance में national income is the total value of goods produced annually in a country. Okay, produced एनुअली इन अ कंट्री. ठीक है, नेशनल इनकम की अगर हम लोग बात करते हैं तो फैक्टर इनकम या फैक्टर कॉस्ट समझना बहुत जरूरी है. व्हाट आर द फैक्टर्स इन एन इनकम? व्हाट आर दोस? कैन यू टेल मी? ठीक है, सो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है. एंड व्हाट आर द मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम? व्हाट आर दोस? Product method, then product method followed by expenditure method followed by income method. Perfecto. इसके बाद एक बात बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूछू क्या? ये हमने कार खरीदी है 2012 में, आज भी ये 15 लाख की ही होगी. ट्रू और फॉल्स? क्यों, क्या हुआ है इस गुड के साथ? क्या हुआ है? Depreciation. It results in the reduction of a value of a particular goods. That is depreciation. Okay. So guys, reduction in the value because of reduction in utility is called as depreciation. Depreciation में हमें किसी को पैसे नहीं देने पड़ते हैं. Depreciation में हमें किसी को पैसे नहीं देने पड़ते हैं. But क्या just because you did not give anyone any money, does that mean it doesn't involve any cost? It does. ठीक है. सो गाइस, की कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम वी आर सपोज टू स्टार्ट टुडे. बेसिक्स हमने कर लिए थे पिछले लेक्चर में. लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स. आज का हमारा टारगेट है जीडीपी एंड जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, जीडीपी, लेट्स स्टार्ट विद जीडीपी. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड डोमेस्टिक, व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड डोमेस्टिक, क्या एक रिस्ट्रिक्टेड फीलिंग आती है? क्या कहते हो when you talk about the word domestic? So do you talk about the production, do you talk about the value addition outside India, or do you talk about the value addition in India when it comes to gross domestic product? क्या कहते हो? Absolutely correct. So guys, when you talk about GDP, it's the total value of goods and services produced within the country, produced within the country during a year. क्या ये एक ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बोलना जरूरी था क्या उनको? क्या कहते हो? क्या टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है? एक पीरियड इंपॉर्टेंट है? क्या कहते हो? अगर कुछ फाउंडेशन स्टूडेंट फाउंडेशन से ईईटी में स्विच कर गए, क्या रीजन था उनका? क्या रीजन हो सकता है उनका? सर, समय बचाना चाहते थे वो. ठीक है, समय बचाना चाहते, इसका मतलब पीरियड का एक कीमत है, बिकॉज एक पर्टिकुलर पीरियड इज अ पैरामीटर. ठीक है, सो सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज जीडीपी. दिस इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइसेस, इज नोन एज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस. पढ़ते हैं इसको, जीडीपी. की कंसेप्ट्स इन नेशनल इनकम. यस गाइस, की कंसेप्ट्स इन नेशनल इनकम के अंदर, ओके, टॉक अबाउट की कंसेप्ट्स इन नेशनल इनकम. उसके अंदर हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डोमेस्टिक इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, रियल एंड पर कैपिटा इनकम पढ़ना है. आज का हमारा टारगेट जीडीपी एंड जीएनपी है. नेशनल इनकम अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो जीडीपी, जीएनपी समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन. 5-6 हाईलाइटर से हाईलाइट करो, कौन सा वर्ड? विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर तो ऑलमोस्ट हर जगह सेम है. ड्यूरिंग अ पीरियड, यानी पीरियड तो ऑलमोस्ट हर जगह सेम है. विद इन द कंट्री इज इंपॉर्टेंट. मैप याद रहेगा क्या? मैप से ना विजुअल मेमोरी बनती है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से विजुअल मेमोरी बनती है. हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अगर आपके 5 मार्क एक्स्ट्रा बढ़ गए तो क्या बुरा है? क्या कहते हो? हाँ, यस सर, सब मेहनत आप ही करें, है ना? यस सर.
then this is calculated at a market prices and is known as GDP at market prices. The total value of goods and services produced within the country is calculated at market prices. Dernberg defined GDP at market price as the market value of output of final goods and services produced in a domestic territory during an accounting year. कुछ भी Dernberg ने कुछ भी अलग नहीं बोला है. Produced in a domestic territory of a country. एक मिनट, एक बात बताओ, ये क्या है? What is this? What is this? अंडमान एंड निकोबार. क्या ये इंडिया का पार्ट है? बाय द वे, नहीं मुझे नहीं पता, मेरा ज्योग्राफी बहुत वीक है, तुम्हारा तो सही है ना. तो क्या है वो इंडिया का पार्ट है? तो क्या? परफेक्ट, ठीक है. चलो, व्हेन यू टॉक अबाउट जीडीपी, तीन अलग अलग मेथड्स हैं. क्या मेथड्स हो सकती है बताएंगे? सो मेथड्स ऑफ to get measuring the GDP, the methods are same. The product method, दूसरा the income method, और तीसरा the expenditure method. Perfect. Perfect. The product method. In this method, the value of goods and services produced in different industries during the year is added up. अलग अलग industries में जो जो goods या services बने हैं वो add up होते हैं. This is also known as validated method to GDP or GDP at factor cost by industry of origin. The following items are included in India in this: agriculture and allied services. ये एग्रीकल्चर को बड़ा इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंस मिलता है. क्यों? एग्रीकल्चर को हर जगह सबसे पहले एग्रीकल्चर को ही इज्जत मिला करती है इंडिया में. क्यों? इंडिया इज अ एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, प्राइमरी एक्टिविटी. इसलिए हमने जो 5th चैप्टर है हमारे सिलेबस का, कौन सा? इंडियन इकोनॉमी, इसलिए हमने पहले पढ़ लिया ताकि आपको ये एंगल हमेशा पता रहे. नाउ फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इंडिया इन दिस एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अलाइड? रिलेटेड या माइनिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, transport, communication and trade, banking and insurance, real estate and ownership of dwellings. What do you mean by real estate? What do you mean by real estate? जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, फ्लैट, मकान, इससे रिलेटेड मैटर्स. ड्वेलिंग यानी जहां पर रहते हो. dwellings and business service and public administration and defense and other services or government services. In other words, it is a sum of gross value added. तो गाइस जो जो प्रोडक्ट इंडिया की इंडस्ट्रीज अलग अलग इंडस्ट्रीज से बनती है उन सबको एड ऑन करते हैं. इन अदर वर्ड्स इट्स अ सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड. ठीक है, ये था पहला मेथड. कौन सा था ये मेथड? प्रोडक्ट मेथड. इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड. क्या ये सेम है? क्या ये सेम है जो हमने नेशनल इनकम की मेथड जब पढ़ा था हमने यही पढ़ा था? It is almost the same, followed by the income method. The income method, the people of the country who produce GDP during a year receive income from their work. Am I right? अगर लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. ठीक है, तो जब आप जीडीपी के लिए मेहनत करोगे, who produce GDP during a year receive income from their work. Thus GDP by income method is the sum of all factor incomes, that is wages and salaries, that is the compensation of employees, rent, interest and profit. एक मिनट, चलो छोटा सा क्विज हो जाए. छोटा सा क्विज. वेरी नाइस. सैलरीज एंड ऑल, सैलरीज एंड वेजेस किसको मिलती है? एम्प्लॉयज को मिलती है. करेक्ट. रेंट से इनकम, रेंट इनकम बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ठीक है, लैंड या कोई हाउस प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास. इंटरेस्ट इनकम बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? हाँ, कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए. और प्रॉफिट कैसे बनाओगे? बिजनेस करोगे, एफिशिएंटली करोगे तो प्रॉफिट बनेगा.
करेक्ट. सो दैट इज हाउ इनकम मेथड. अगर आप किसी को इनकम होता है तो किसी ना किसी के लिए एक्सपेंडिचर रहेगा. ट्रू और फॉल्स? यानी मैं अगर एम्प्लॉयर हूं तो मैं एम्प्लॉय को क्या दूंगा? सैलरी. एम्प्लॉय के लिए सैलरी इनकम हुआ, मेरे लिए सैलरी क्या हुआ? एक्सपेंडिचर. तीसरा मेथड एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड, दिस मेथड फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. ये विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री क्या कर रखा है बार बार? क्या है विद इन द कंट्री? ऐसा क्यों बोल रहे बार बार विद इन द कंट्री? सर ऐसा परेशान मत हो, जीडीपी पढ़ रहे. ग्रॉस, व्हाट डू यू मीन बाय डी? डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक है तो विद इन द कंट्री इंपॉर्टेंट है. द मेथड फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर. ड्यूरिंग 1 ईयर, यार इन्हें बार बार पीरियड दे रहे क्या वो लोग? जी हाँ. जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड इंक्लूड्स कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज एंड ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स यानी क्या रे? व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल गुड्स? जैसे मैंने ये कार खरीदी तो ये आज खरीदी, 5-6 दिन में ये खराब हो जाएगी और 10वें दिन में इसका 10वां करना पड़ेगा. हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा, हाँ है ना? क्या 15-20 साल का वैल्यू देगा? 10-15 साल का वैल्यू देगा. ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है. लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं. 2000 नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल का एग्जांपल दे सकते हो? फूड आइटम्स, ठीक है. फूड आइटम 10 साल बाद खाएंगे ये या लड्डू. ठीक है. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. एंड देयर आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स आल्सो ना. सेमी ड्यूरेबल एग्जाम्पल, कपड़े. ओ सॉरी, कपड़े सब 15 साल चलते हैं. नहीं, 15 साल, ओ हेलो. कपड़े सर, कपड़े 3-4 साल चलते हैं. एम आई राइट? फिर उसके बाद या तो वो छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, या तो फट जाते हैं. ठीक है, हाँ, सेमी ड्यूरेबल. देन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल लाइक रेसिडेंशियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मशीनरी एंड इन्वेंट्रीज. यानी आपको अगर बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है या ऑफिस बनाना है, पैसा लगता है क्या? फिक्स्ड कैपिटल. इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा कि आप इससे कितना प्रोड्यूस करते हो. इस बिल्डिंग, या आपने बिल्डिंग बना ली, आपने मशीनरीज खरीद ली, प्रोड्यूस कितना करते हो उससे कोई लेना देना नहीं है. इतने पैसे तो तुम्हारे लग गए, फिक्स्ड कैपिटल. नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट होगा तो इंपोर्ट भी होगा. लेस इंपोर्ट. सो गाइस, एक्सपेंडिचर मेथड में एक छोटा सा फॉर्मूला है, इंपोर्ट पढ़ लेते हैं. दैट पार्ट ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज spent on imports is subtracted from GDP. Guys, export and goods and services produced by people of the country, ठीक है, and imports को reduce कर देंगे उसमें से. Similarly, any imported component such as raw material which is used in manufacturing of export is also excluded. ठीक है. Thus, GDP का फॉर्मूला क्या बनता है? Thus, GDP by expenditure method at market prices is equal to C. What is C? C यानी क्या? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. ठीक है, या व्हाट इज आई? आई इज इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज जी? व्हाट इज जी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स. ठीक है. एंड एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है. सो दैट इज हाउ, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर मेथड. एमसीक्यू के लिए गोल्ड है, ये पूछ लेंगे आपको. ठीक है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. और वो बोलेंगे एक्सप्लेन एक्स माइनस एम इन द फॉर्मूला. व्हाट इज एक्स माइनस एम इन द फॉर्मूला? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. परफेक्ट. सो अब ये हुआ,
ठीक है गाइस सुनो, ये हुआ जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइसेस, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइसेस। अब थोड़ा सा एंगल बदलते हैं, हाँ अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी हाँ यानी जीडीपी यानी प्रोडक्ट बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में पूरी कीमत कितनी लगी है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट is the sum of net value added by all producers within the country. Since the net value added gets distributed as income to the owners, GDP is the sum of domestic factor incomes and fixed capital consumption. Fixed capital consumption, oh my god, capital consumption यानी क्या सर? अगर आपके, हाँ आपके पास अगर ये है, आपके बिजनेस में अगर ये यूज होता है, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका क्या होगा, वेयर एंड टेयर, खराब होगा ना, ये वेयर एंड टेयर होगा, खराब होगा सर। लेकिन ये तो कैपिटल है, ठीक है, इसमें तो हमने पैसा लगाया है, इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाएगी और उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर, यस परफेक्ट। जीडीपी इज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम्स एंड फिक्स कैपिटल कंजम्पशन। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें, इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। हाँ तो अगर हम लोग देखें, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स कंपेंसेशन टू द एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस विद अ बिजनेस प्रॉफिट फॉर बोथ इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म्स। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ध्यान इस पर ले जाना चाहूंगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, कोई भी बिजनेस करते हैं हम लोग तो क्या कुछ पैसा बचना चाहिए, या फिर हम लोग काम करके आ गए और कुछ पैसे ही नहीं बने। जैसे तुम सीएस बन गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक दिन में 10 घंटे काम करते हो, लेकिन मंथ एंड पे सब कुछ तुम खुद के लिए यूज कर लेते हो, सही है क्या? या कुछ पैसे बचने चाहिए? ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ बोथ इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म्स। एक मिनट, इनकॉर्पोरेटेड फर्म्स है ना, एग्जाम्पल कंपनी, एलएलपी, लेकिन कुछ चीजों को इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं लगती, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। ओए पढ़ाई क्या तुमने ये सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह? तो इनकॉर्पोरेटेड में आप कंपनी एलएलपी लिख दो, इन इनकॉर्पोरेटेड में सोल प्रोप्राइटरशिप आप लिख सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म्स आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज द बिजनेस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो गाइस एक मिनट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में पहला कीमत है कंपेंसेशन टू द एम्प्लॉइज, दूसरा है सीधा सीधा, दूसरा क्या है, बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, हाँ, और तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी ठीक है, हाँ, पहला है कंपेंसेशन टू द एम्प्लॉइज, ठीक है, दूसरा बिजनेस प्रॉफिट, और कुछ लोग आपकी प्रोडक्टिविटी में अलग से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जो डायरेक्ट वैल्यू एडिशन नहीं करते, लेकिन उसको कीमत देना पड़ता है। जैसे एक बिजनेस को चलाने के लिए एक कंपनी में सीएस की जरूरत पड़ती है क्या? क्या कहते हो? एक कंपनी में चलाने में सीएस की जरूरत पड़ती है, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे क्या, हाँ या ना? या तो गाइस वो आपका ड्यू डिलिजेंस करता है, वो आपकी मीटिंग्स वगैरह करने में हेल्प करता है, और हो सकता है वो आपका एम्प्लॉय नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो आपसे पैसा लेगा, ठीक है। सो दैट्स द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब तुम जॉब नहीं करते, जब तुम प्रैक्टिस करते हो, तो उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं उसको? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्चुअली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस मस्ट बी आइडेंटिकल। ओहो, एक मिनट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी बोल रहा है जीडीपी। अच्छा एक बात बताओ, जितनी मेहनत आपने 12th में की थी, क्या परसेंटेज उतने ही मिले, या उससे ज्यादा मिले, या उससे कम मिले?
कम मिले, किसी को ज्यादा मिल गए? ओके ओके, सो गाइस ऐसा बहुत कम होता है ना, इतनी मेहनत की थी लेकिन इतने ही मिले, ऐसा होता है क्या? जीडीपी एंड फैक्टर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस मस्ट बी आइडेंटिकल, लेकिन कंसेप्चुअली बोथ शुड बी सेम, बट इट इज नॉट सो। वो कंसेप्ट है ना, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो। So, conceptually, GDP at factor cost and GDP at market price must be identical. This is because factor cost, payment to factors of producing goods, must be equal to the final value of goods and services. However, market value of goods are different from the earnings of factors of production. ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस क्यों होता है देखते हैं। ये डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस now in GDP or market price, in GDP market price, indirect taxes are included. Indirect taxes are included. What are indirect taxes? हाँ, जीएसटी उसका एग्जाम्पल है। थोड़ा मैं टैक्सेशन आपको बताना चाहूंगा, हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऐसा कैसे होता है यार, ये क्या होता है और ये क्यों होता है, डिस्कस करते हैं इसको। टॉकिंग अबाउट, क्या आप लोग टैक्स पे करते हो? क्या आप लोग टैक्स पे करते हो? आप लोग टैक्स पे करते हैं, कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कई जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मान लो मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, मान लो मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, तो क्या इसमें मैं टैक्स पे करता हूं? अगर मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है तो मैं इस पे टैक्स पे कर चुका होता हूं। अच्छा, इस पे लिखा रहता है एमआरपी, और उसके नीचे लिखा रहेगा क्या, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये मैं जब खरीद रहा हूं तब मैं ये पे कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर पे मैं टैक्स पे कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो मैं पैसे कमाता हूं उस पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स कहते हैं उसको, है ना? जितने पैसे कमाओगे उतना टैक्स लगेगा, जितने पैसे कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा, सही है? इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कुछ लेना देना नहीं है, तुम रईस हो तो भी इस प्रोडक्ट में, अगर ये 200 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको, तुम रईस हो तो भी आपको 30 रुपीज टैक्स लगेगा, तुम गरीब हो तो भी तुमको 30 रुपीज टैक्स लगेगा, तुम्हारी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? जितना इनकम उतना ज्यादा टैक्स। क्या ये रैशनल है, क्या ये लॉजिकल है? इनडायरेक्ट टैक्स में एक, अगर कोई बेगर अगर ब्रेड भी खरीद रहा है ना अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए, वो भी उतना ही टैक्स पे करता है जितना अंबानी टैक्स पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स अ लिटिल इरैशनल, बट ठीक है। लिखना चाहेंगे ये? प्लीज लिख लीजिए, इट शुड बी रिटन, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा एग्जीक्यूटिव के हिसाब से भी देखना पड़ेगा ना। Okay. All right. So in GDP, market price, indirect taxes are included, and subsidies by the government are excluded. ठीक है, अब टैक्स ये गवर्नमेंट की इनकम होती है, एक्सपेंडिचर? टैक्स ये गवर्नमेंट का इनकम होता है, और सब्सिडी परफेक्ट। क्या आप कोई सब्सिडी वाला कमोडिटी यूज करते हो? क्या आप कोई सब्सिडी या सब्सिडाइज्ड कमोडिटी यूज करते हो? कौन सा? आपके घर का जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, इट्स अ सब्सिडाइज्ड आइटम,
सर इसका क्या मतलब है सब्सिडाइज आइटम? मान लेते हैं अगर गैस सिलेंडर का आज मार्केट प्राइस 800 है, तो जब हम लोग फोन पे बुक कर लेते हैं गैस सिलेंडर, तो 3 दिन बाद वो घर आ जाता है हमारे, करेक्ट? यहां तक ठीक है? 3 दिन बाद वो हमारे घर आ जाता है। वेरी नाइस। अब हम उनको, जो भैया आते हैं उनको कितने पैसे देते हैं? पूरे 800 रुपीज देते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस 800 रुपीज है, हमको पूरे 800 रुपीज देते हैं। फिर उसके 5-6 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में 150 रुपीज वापस आ जाते हैं। यानी ये सिलेंडर आपको नेट कितने में मिला है? 650 में मिला है। 150 इज अ सब्सिडी ऑन गैस सिलेंडर। यानी ये सारी स्कीम गरीबों के लिए होती है, ठीक है? इसका हम भी यूज करते हैं, गलत बात है ये वैसे, इसका हम सब यूज करते हैं। ये सारी स्कीम गरीबों के लिए, ताकि किसी के घर पे, हर किसी के घर पे बिना धुएं के खाना पके, आपकी मम्मी को एस्थमा ना हो, आपकी मम्मी को धूल की प्रॉब्लम ना हो, धुएं की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए, ठीक है, सब्सिडाइज्ड अमाउंट पे सबको सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। सब्सिडी इसे कहते हैं, ठीक है? लेकिन ये स्कीम गरीबों के लिए होती है और सब्सिडी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? तो इन जीडीपी मार्केट प्राइस, in GDP at market price, indirect taxes are included and subsidies are, indirect taxes are included and subsidies by the government are excluded. I hope indirect tax और subsidy अच्छे से समझा है? Yes, sir. Therefore, in order to arrive at GDP at factor cost, indirect taxes are subtracted and subsidies are added, and subsidies are added at the market price, and subsidies, yes, subsidies are added no matter what, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। 10 जीडीपी का फॉर्मूला क्या बनता है फिर? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। क्या ये फॉर्मूला आप कहीं स्टिकी नोट बना के लिख देंगे, रोज पढ़ेंगे इसको? एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट, ठीक है? आप स्टिकी नोट बना लीजिए, इसको रोज पढ़िए, तभी याद रहेगा वो। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर. सम ऑफ द कंट्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर wears out and becomes obsolete each year during the production process. The value of capital consumption in some percentage of gross investment is deducted from GDP. Thus, net domestic product is equal to GDP at factor cost minus depreciation. तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ठीक है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से आप अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो क्या बचता है? नेट। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी असेट यूज होती है प्रोडक्शन में, डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी असेट यूज होती है प्रोडक्शन में, उस एसेट का क्या होता है? इक्विपमेंट वेयर्स आउट, या फिर वो प्रोडक्ट पुराना होने लगता है, आउटडेटेड होने लगता है, उसको क्या कहते हैं? वर्ड क्या है? ऑब्सोलीट। या तो इन दोनों के लिए एक वर्ड है डेप्रिसिएशन। एसेट डेप्रिसिएट होता है, ठीक है? जैसे, ठीक है, हर चीज, हर मशीन 10 साल के बाद उसकी लाइफ थोड़ी धीमी हो जाती है। अपना फोन देख लो आप, जब पहले दिन लाते हो तो बैटरी एकदम पूरे दिन भर चलती है, और 3 साल बाद चार्जर दो, चार्जर ही ढूंढते रहते, ठीक है? नेक्स्ट, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ओ माय गॉड, ठीक है? नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। Nominal GDP is the value of goods and services produced in the year in measured in terms of rupee at current market prices. So guys, हमने 2 GDPs अभी पढ़नी है, ठीक है? हमने 2 GDPs पढ़नी है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। अभी हम लोग जिस पैराग्राफ पे वो कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग?
नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में प्राइसेस कौन सी है? मार्केट प्राइस है या रियल प्राइस है? जीडीपी इज मेजर्ड, ठीक है, व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेस ऑफ करंट प्राइस इट इज कॉल्ड एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस और नॉमिनल जीडीपी। On the other hand, when GDP is calculated on the basis of fixed prices in some year, it is called as GDP at constant price और real GDP. So guys, अगर आप एक constant price पे किसी प्रोडक्ट को समझते हैं तो उसको कहते हैं रियल जीडीपी, और करंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे अगर आप इवेल्युएट करते हो दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। सर ऐसा क्यों, कांस्टेंट क्यों रखेंगे? कांस्टेंट क्यों रखेंगे? प्रोडक्ट की प्राइसेस तो बढ़ती है ना, हाँ या ना, क्या कहते हो? प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ती है हमेशा? प्रोडक्ट की हम हर साल देख रहे हैं ना, हम हर साल देख रहे हैं प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती ही चली गई। अब एक मिनट, ठीक है, पहले तो जीडीपी में दो जीडीपीज हैं, कौन सी? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस इज रियल और नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस। तो सर सही कौन सा है? सही कौन सा है? सर नाम में रियल लिखा है सर, रियल, तो ये ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन सर प्रोडक्ट की प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होती है, फिर उसका कैसा करेंगे? गुड क्वेश्चन, समझते इसको। एक बात बताओ, ये कितने रुपए है? वेरी नाइस। 10 रुपए में कितनी बड़ी डेयरी मिल्क आती है? सो बहुत बड़ी डेयरी मिल्क आती है 10 रुपए में, इतनी बड़ी डेयरी मिल्क आती है 10 रुपए में, इतनी बड़ी नहीं। अच्छा एक मिनट, इतनी बड़ी तो आती होगी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी भी नहीं आती, एकदम छोटी सी आती है। इतनी बड़ी आती है, ये आती है क्या? ये बहुत ही छोटी है, इन्हें 2 बाइट, यानी 2 बाइट में खत्म। क्या कहते हो, क्या डेयरी मिल्क 10 रुपीज वाली 2 बाइट में खत्म? When I was in standard फर्स्ट सेकेंड, मेरे बर्थडे पे मिली थी मुझे पहली बार डेयरी मिल्क, मैंने फर्स्ट या सेकेंड में था तब, इतनी बड़ी 10 रुपीज का ही चॉकलेट था मेरे लिए, मेरे ठीक है एक रिच फ्रेंड था मेरा, उसने लाई थी, 10 रुपीज का बर्थडे गिफ्ट लाया, इतना नाम हो गया था उस लड़के का, आपको मैं बता नहीं सकता, इतना बड़ा चॉकलेट था वो। चेक इट आउट, कितना, इट्स अ ह्यूज चॉकलेट राइट? कितने रुपए का? 10 रुपए का। एक बात बताओ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या 10 रुपीज की वैल्यू कम हो गई है? क्या लगता है आपको? आप भी 18 साल के हो, आपके पास भी एक्सपीरियंस है या ना? हम जब छोटे थे तो, आप जब छोटे थे तो आपको मेहमान कितने पैसे देके जाते थे? 10 रुपए। आजकल वो छोटे बच्चों को 10 रुपए देते हैं क्या? 10 रुपए में क्या आता है गाइस? 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही, 10 रुपए चिल्लर बन चुके हैं। हमको पॉकेट मनी में 2 रुपीज मिलते थे तो बहुत पैसे में लगता था हमको, 10 रुपए का सिक्का आता नहीं था तब, जब 10 रुपए की कीमत थी। एम आई राइट? 10 रुपए की कीमत थी गाइस, अभी 10 रुपए खुद चिल्लर बन चुके हैं, 10 रुपए की कोई परचेसिंग पावर 10 रुपए की कम हो गई है। क्या रूपी का वैल्यू कम हुआ है? क्या कहते हो? क्या रूपी का वैल्यू कम हुआ है? एक जमाने में गाइस, आर यू देयर विथ मी? $1 खरीदने के लिए कितने रुपए लगते हैं आज? रफली 75 रुपीज। $1 खरीदने के लिए रफली कितने? 75 रुपीज लगते हैं, ठीक है। 1947 में क्या हालात थे? $1 इज इक्वल टू 1 रुपी। 1901 में क्या हालात थे? 1 रुपी वॉज इक्वल टू $50।
यानी हमारे पैसों की कीमत कम होती गई, हमारे पैसों की कीमत कम होती गई। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है, हमारे प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है वो रियल है या नहीं? हमारे प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है वो रियल है या नहीं? हमारे प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है वो रियल नहीं है। हमारे हमारे रुपए की कीमत कम हुई है। एम आई राइट? थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ाओ, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ज्यादा पढ़ाओ क्या? सीएस एग्जीक्यूटिव का पढ़ो क्या? तुम्हारे बस की है क्या सीएस एग्जीक्यूटिव? रुको फिर, अभी रुको, तुम जरा बताता हूं तुमको। जस्ट मोमेंट। पढ़ना है क्या? ये सब चीजें पढ़ना है क्या तुमको? देखो जरा, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, ब्लैक मनी, वाइट मनी, लेकिन रुको जरा, सबर करो। चलो बताओ इसका आंसर। व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी इन इंडिया? है ना, इट्स 2000। व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी इन यूनाइटेड स्टेट्स? सबसे बड़ी नोट कौन सी है अमेरिका की? लगाओ बोली। $1000। ये हुई ना बात। 1000। किसी को बोली लगानी और बढ़ाओ, मजा ही नहीं आ रही। कम ऑन। द आंसर इज $100। क्योंकि इनका $100 उतनी चीजें खरीद सकता है आज भी, और हमारे ₹100 उतनी चीजें नहीं खरीद सकता। वन आईफोन इज इक्वल टू, एक अच्छा आईफोन इज, जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हो रहा है आईफोन 12, एक अच्छा आईफोन भी कितने का है? $1000, $1100, $1200, ये नहीं, ये 12 नोटे। हमारे यहां 2 किडनियां, हमारे यहां तो 1 लाख का फोन है वो, जो वहां पे $1200 में। इस करेंसी का इश्यू है यहां पे। अच्छा, हमारे इंडिया को लेके काफी लोगों को बुरा लग गया, ठीक है। विच कंट्री इज दिस? जिम्बाब्वे। दिस इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे नहीं, जिम्बाब्वे। गेस द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी इन जिम्बाब्वे। चलो मैं ऑप्शन देता हूं तुमको। 500, $500। चलो ये लो ऑप्शंस। हाँ काफी है, गेस करो। कम ऑन, जल्दी, मेक इट फास्ट। चूज वन। 500, ये हुई ना बात। ठीक है, एक और ऑप्शन देता हूं, ये लो। जल्दी। 1 लाख जिम्बाब्वे डॉलर का नोट होगा क्या? पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा, ऐसा रहता है कि नोट? अच्छा ये लो एक और, एक ऑप्शन, 5 लाख की नोट। अच्छा ये ले लो एक और ऑप्शन। सर फेंको मत, हाँ फेंको मत। 7.5 लाख। एक मिनट रुको जरा, सबर करो। $250 मिलियन का नोट है ये। खत्म हो गया क्या सर? खत्म हुआ कि नहीं? बस भी करो, बस भी करो। 50 बिलियन। चेक आउट द जीरोस। हमारा कैलकुलेटर में आएंगे नहीं है। अच्छा रुक जाऊं या कुछ और पढ़ाऊं?
और है, और है, और क्या है? एक मिनट, कौन सी नोट है देखो तो। 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट छापा है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने, और ये कोई फेक नोट्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। चेक चेक दिस आउट। हमारे यहाँ गांधी जी होते हैं, है ना, उनके यहाँ ये बर्ड है, फ्लैग, फ्लैग याद है, फ्लैग देखो, उस बर्ड को देखो और ये फ्लैग देखो। अगर आपको लगता है कि सर आपने फेक करेंसी बनाई है, ऐसा मैं क्यों बनाऊंगा फेक करेंसी, ठीक है। और गाइस ध्यान दो, 100 ट्रिलियन डॉलर्स का नोट के अगेंस्ट क्या खरीद रहा है वो देखो, दो, नो, इट्स जस्ट अ बन, इट्स नॉट इवन अ बर्गर, सिर्फ पाव है वो, इट्स नॉट इवन अ बर्गर, अंडरस्टैंड। क्या इस प्रोडक्ट का वैल्यू इतना है सही में? नहीं। अब तुम समझे हो पॉइंट, अब तुम समझे हो पॉइंट। पॉइंट यह है कि सर रियल जीडीपी अलग होती है और नॉमिनल जीडीपी अलग होती है। करंट मार्केट प्राइस हो सकता है तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कम होने के कारण ज्यादा दिखे, एम आई राइट? इसलिए रियल जीडीपी कैलकुलेट, इसलिए रियल जीडीपी कैलकुलेट करना पड़ता है। समझा क्या? नहीं, रियल करंट प्राइसेस गलत हो सकती है, नॉट बिकॉज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज मोर, बट बिकॉज योर करेंसीज वैल्यू इज less. Absolutely correct. That's why you need to study nominal and real GDP. Nominal GDP is the value of goods and services produced in 1 year and measured in terms of rupee at current market price. In comparing 1 year with another, we are faced with the problem that rupee is not a stable measure of purchasing power. Do you agree? Rupee is not a stable measure of purchasing power. Do you agree? सर ये एग्जाम्पल तो हम भूल ही नहीं सकते। अब 10 रुपए में एकदम ही छोटा प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, जबकि 10 रुपए में क्या ही मिलता था। तो इसमें गलती डेयरी मिल्क की नहीं है, इसमें गलती इंडियन करेंसी की है। हमारी नोट चिल्लड़ बन चुकी है। अब 5 साल बाद 10 रुपए का नोट ही नहीं बनेगा, क्योंकि वैल्यू नहीं रहेगी उसकी इतनी। समझ रहे हो? पक्का? या फिर फ्लाईओवर जा रहा है? ज्यादा तो नहीं बता दिया मैंने? WHO पैटर्न, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना को लेके जो जो बोलते हैं हमको कुछ समझ नहीं रहा, ठीक है? वैसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ? नाउ GDP may rise a great deal in the year, not because of the economy has growing rapidly, but because the rise in the prices. Rise in the prices को क्या कहते हैं? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कारण हमारी जीडीपी के नंबर्स दिखने में ज्यादा दिखे, लेकिन एक्चुअली उसकी वैल्यू कम हो सकती है क्या? इसीलिए इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेट। हाँ, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला होता है, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला होता है कि कितना, ठीक है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हमें कम करना है। ओ सॉरी, आ जाओ। On the contrary, GDP may increase as the result of fall in prices in a year, but actually it may be less than as compared to last year. In both the cases, GDP does not show the real state of economy. To rectify the underestimation or overestimation, हमें rectify करना पड़ेगा। What do you mean by rectification? नहीं, rectification यानी क्रॉस चेकिंग नहीं, rectification यानी करेक्शन। rectification यानी करेक्शन। Rectification, to rectify means to correct. To rectify the underestimation and overestimation. अगर इन्फ्लेशन हुआ है तो जीडीपी ज्यादा दिखेगी, अगर डिफ्लेशन हुआ है तो जीडीपी कम दिखेगी, ठीक है? तो ओवर एस्टिमेशन हुआ या अंडर एस्टिमेशन हुआ? जीडीपी ज्यादा दिखी, ओवर एस्टिमेशन। जीडीपी कम दिखी, अंडर एस्टिमेशन। एक मिनट, अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन का एग्जांपल दे देता हूं। हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको लगता है, जिनका बच्चा बहुत ही बर्बाद रहता पढ़ाई में, और हम रहते हैं एवरेज, तो उनके मां बाप को लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। हमको पता है हम कितने बर्बाद है, लेकिन उनको ऐसा लगता है। एम आई राइट?
तो वो हमेशा कहते हैं कितना होशियार है आपका बच्चा, बाप रे क्या खिलाते हो आप इसको, वगैरह वगैरह। हमारे माँ बाप हमारे तब ऐसे देखते हैं। हम भी उसको बोलते हैं भाई इतना मत बोल, ये लोग घर वाले मेरे फिर मेरे खिलाफ तेरे तेरे सामने सब बक देंगे। वो अंकल आंटी ने क्या किया, आपको ओवर एस्टिमेट। और हमारे मम्मी पापा ये पढ़ने में ठीक ही है, इसका कुछ नहीं होने वाला, हम ये जो बोल रहे हैं इसके हिसाब से अभी कर रहे हैं, इसका कुछ होने नहीं वाला, हमको पता है। जो मेहमान आते हैं उनको भी चीख चीख के बताते हैं ये पढ़ता नहीं है इतना, लेकिन उनको क्या पता हम रात को 3 बजे उठ के पढ़ते हैं। हमारे पेरेंट्स हमको क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट। ठीक है, अच्छा हम अपने आप को क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट? ठीक है, देख लेंगे। नाउ वी नीड सबको, ओके, मुझे आप सबके आज के आज कि आप CSEET में कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हो, मुझे DM में चाहिए आज, इंस्टाग्राम में आज के आज मुझे DM में आप भेजो कि आप CSEET में कितना स्कोर करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने खुद को अंडर एस्टिमेट किया था, कितने लोगों ने खुद को ओवर एस्टिमेट किया था, और फिर वो मिस्टेक हम रेक्टिफाई करेंगे CS एग्जीक्यूटिव में। सही सोच रहे हैं या नहीं? होपफुली। नाउ we need to measure that adjust from rising and falling the prices. To rectify the underestimation or overestimation, we need a measure that adjusts the rising and falling of prices. हमको कुछ ऐसी चीज निकालनी है जिससे प्राइस कम ज्यादा जो होती है, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ निकालना पड़ेगा। सर तो क्या निकालेंगे, देखते हैं। हाँ, now the general price level of the year for which GDP is to be calculated is related to the base year on the basis of which following formula which is called deflator index। ठीक है, डिफ्लेटर इंडेक्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी फॉर द करंट ईयर इनटू बेस ईयर। बेस ईयर का वैल्यू हमेशा 100 लेते हैं, डिवाइडेड बाय करंट ईयर इंडेक्स। ठीक है, 1 मिनट सर, इसको आसान कर दे, इसको आसान कर दे थोड़ा। इसको क्या हम लोग यहां ले जा सकते हैं, मैथ्स इसको हम लोग यहां ले जा सकते हैं, और रियल जीडीपी ये कहां चले जाएगा फिर, नीचे। करेक्ट गाइस, रियल नीचे चले गया, इंडेक्स ऊपर आ गया, उसी इंडेक्स को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। 1 मिनट, जो महंगाई हो रखी है तो उसको, उस इन्फ्लेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे, डिफ्लेट। ठीक है, आ जाओ। जीडीपी डिफ्लेटर is an index of price changes of goods and services including GDP. It's the price index which is calculated by dividing the nominal GDP in a given year divided by real GDP for the same year and multiplying it by 100. Thus, GDP inflator is equal to nominal or current prices, nominal GDP upon real GDP. ठीक है, जो भी हमें मिलेगा वो मिलेगा जीडीपी डिफ्लेटर, जो भी हमें मिलेगा वो मिलेगा जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, अगर, ठीक है, मोस्टली नॉमिनल प्राइजेस हमेशा रियल प्राइजेस से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? आप इंडिया में रहते हो, दिमाग लगाओ, इंडियन सिनेरियो के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में से हायर कौन सा रहेगा? सोचो गाइस, नॉमिनल करंट मार्केट प्राइसेस हर चीज की ज्यादा हो रखी है, एम आई राइट? गोल्ड का प्राइस क्या है आज? देखो 5200, 50,000, 55,000 बीच में 60,000 में चला गया था वो। अंडरस्टैंड, करंट मार्केट प्राइसेस रियल जीडीपी से हमेशा ज्यादा होती है इंडियन सिनेरियो में। गाइस, इकोनॉमी टू इकोनॉमी ये चेंज होगा, ध्यान रखना, इकोनॉमी टू इकोनॉमी चेंज होगा। जीडीपी डिफ्लेटर को लेके क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे आपको नॉमिनल वैल्यू दी रहेगी, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दी रहेगी, रियल जीडीपी की वैल्यू दी रहेगी, बोलेंगे डिफ्लेटर का इंडेक्स निकालो, जीडीपी डिफ्लेटर, कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर।
आसान है, कुछ नहीं करना है, नॉमिनल को डिवाइड करना है रियल से इनटू 100, ठीक है। इट वुड बी एन इजी क्वेश्चन। या फिर बोलेंगे जीडीपी डिफ्लेटर इतना है, रियल जीडीपी इतना है, नॉमिनल निकालो, तो क्या आएगा, कैलकुलेट करते बनेगा पक्का। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, परफेक्ट। सो गाइस दैट्स दैट। चलो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सर यही तो पढ़ रहे थे हम लोग। हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अब तक पढ़ रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थोड़ा पढ़ते फिर आप चेक करना कि क्या डिफरेंस है। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, is the total measure of flow of goods and services at market value resulting from current production during a year in a country including net income from abroad। मुझे तो डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा, कुछ तो जीडीपी में मैप देखो और जीएनपी में मैप देखो, व्हाट इज द डिफरेंस? जीएनपी में इंडिया के बाहर का भी इनकम कंसिडर होगा, जीडीपी में ऐसा नहीं होगा। यहां पे प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री बोला है, ठीक है, और यहां पे क्या बोला उन्होंने, यहां पे, ठीक है। लेट्स चेक आउट। जीएनपी इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम current production during a year in a country including net income from abroad। तो जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, ट्रू और फॉल्स? जीडीपी जीएनपी से अलग रहेगा क्योंकि इसमें 2-4 पैरामीटर्स एक्स्ट्रा है। चलो देखते हैं। जीडीपी, जीएनपी इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स and services to satisfy immediate wants of the people, gross private domestic investment in capital goods consisting of fixed capital formation, residential construction, inventories of finished goods and unfinished goods। unfinished goods को क्या कहते हैं? work in progress, followed by goods and services produced by the government, net exports of goods and services, that is difference between the value exports and imports of goods and services is known as net income from abroad। net exports of goods and services, difference between the value of exports and imports। तो जीएनपी में ये सारी चीजें कंसिडर होगी, ओके। देन in this concept of GNP, there are certain factors that have been taken to consideration. First, GNP is the measure of money in which all kinds of goods and services produced in the country during 1 year are measured in terms of money at current prices and then added together. So please highlight kar lo, current prices. Second, in estimating GNP, the market price of only the final product should be taken into account। सिर्फ फाइनल अकाउंट कंसिडर होगा, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट कंसिडर होगा क्या? नहीं। The market price of only final product should be taken into account. Many of the products pass through a number of stages before they are ultimately purchased by the consumer. If those products are counted on every stage, they would be included many time in the national product। 1 मिनट, अगर फाइनल प्रोडक्ट भी लिया और वर्क इन प्रोग्रेस वाला या अनफिनिश्ड प्रोडक्ट भी लिया तो क्या प्रॉब्लम होगा बोलो? उसके लिए वर्ड है, किसी ने एकदम परफेक्ट वर्ड यूज किया, कौन सा? ठीक है, उसके लिए एक परफेक्ट वर्ड था, यस, द परफेक्ट वर्ड वाज डबल काउंटिंग। इसीलिए प्रिकॉशंस याद है, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, डबल काउंटिंग। एक ही चीज 2-2 बार ऐड होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी? सर यू विल नॉट रीच द करेक्ट फिगर, करेक्ट जीएनपी नहीं मिलेगा आपको। टू अवॉइड डबल काउंटिंग लिखा ही है वहां पे पढ़ के बताया है ना।
To avoid double counting, therefore, only the final products and not the intermediary products, unfinished goods, should be taken into account. Third, and goods and services rendered free of charge are not included in GNP because it is not possible to have a correct estimate of the market price. For example, bringing up a child by mother, imparting instructions to his son by a teacher, recitals of his friends, okay, recital to his friends by a musician. तो जो चीजें फ्री में मिलती है उसको जीएनपी में जगह मिलेगी क्या? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा ख्याल रखा है क्या कभी? ठीक है, तो मम्मी ने गिना है क्या आज तेरे को 150 रुपए का काम किया तेरे लिए? नहीं, ऐसी चीजों को नहीं कंसिडर करते. फोर्थ, द ट्रांजैक्शन which do not arise from the produce of current year or which does not contribute in any way are not included in GNP. Sale and purchase of old goods, shares, bonds, assets are not included in GNP because these do not make any addition to the national product and the goods are simply ट्रांसफर्ड. तो गाइस जो पुरानी सेकेंड हैंड चीज है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वो ऐड नहीं होगी. फिफ्थ, द पेमेंट रिसीव्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयड इंश्योरेंस अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज द रेसिपिएंट डू नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस. गाइस जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जो लोग पेंशन पे जी रहे हैं, क्या ये लोग कोई वैल्यू एडिशन करते? ये लोग बिना काम किए पैसे ले रहे हैं, तो क्या कॉस्ट लग रही है गवर्नमेंट को? क्या कहते हो? कॉस्ट लग रही है, वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको भी बाहर रखेंगे. सिक्स्थ, द प्रॉफिट्स अर्न्ड और लॉसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द कैपिटल एसेट as a result of fluctuation in the market prices are not included if they are not responsible for current production of economic activity. तो जो भी आपकी कैपिटल एसेट्स है, मॉनेटरी वैल्यू उसकी चेंज होती है, इसके लिए उसको ऐड नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ द हाउस और अ पीस ऑफ लैंड इंक्रीजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये प्राइस ऑफ अ हाउस और पीस ऑफ लैंड इंक्रीज होता है क्या? यानी जमीन जायदाद की कीमत बढ़ती है क्या? क्या कहते हो? तुमने सुना होगा, मैं तुम्हारे पापा को बोस्ट करते हुए, मैंने 20 साल पहले जब आप पैदा हुए थे तब मैंने एक जमीन खरीदी थी, तभी 5 लाख रुपए में खरीदी थी, आज उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए. सुना है क्या ऐसा बोलते हुए? फालतू की बातें करते रहते हमारे घर वाले. वो यही है ऐसे, ठीक है. If the price of the house or piece of land increases due to inflation, the profit earned by selling it will not be a part of GNP. But if during the current year portion of the house is constructed anew, the increase in the value of the house after subtracting the cost of newly constructed portion will be included in GNP. यानी कोई भी पुरानी चीज का सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू बढ़ना जीएनपी का पार्ट नहीं होगी. हाँ, नहीं बनेगा. Similarly, variation in the value of assets that can be ascertained beforehand and are insured against flood or fire are not included. Last, the income earned through illegal activities. एक बात बताऊं आपको, ये सारे पॉइंट्स के हम लोग वापस पढ़ रहे हैं. इलीगल एक्टिविटीज याद है ना तुमको? जुआ खेल के पैसा कमाए. गैम्बलिंग अलाउड है क्या इंडिया में? गैम्बलिंग अलाउड है? जुआ? देन द इनकम अर्न्ड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, although the goods sold in the black market are priced and fulfill the needs of the people, but as they are not useful from social point of view, the income received from their sale and purchase is always excluded from GNP. So guys, जो black market में चीज है, जिसका बिल नहीं बनता है, ये तो गलत है ना. क्या कहते हो? बिल मिलना चाहिए क्या हर चीज का? क्या हर चीज का बिल मिलना चाहिए? अगर बिल नहीं रहा तो टैक्स नहीं रहेगा, अगर टैक्स नहीं रहा तो, अगर बिल नहीं रहा तो टैक्स नहीं रहेगा, और अगर टैक्स नहीं रहा तो गवर्नमेंट को उसकी कानो खबर नहीं होती, और फिर ब्लैक मनी जनरेट होता जाता है. कौन सा मनी? ब्लैक मनी. ब्लैक मनी सेहत के लिए अच्छा है क्या कंट्री के? नो, ब्लैक मनी अच्छा नहीं है कंट्री के लिए. But as they are not useful from social point of view, the income received from their sale and purchase is always excluded from GNP. There are main two reasons for this. One is not known whether these things are produced during the current year or preceding year. Two, many of these goods are foreign made and are smuggled and hence not included in GNP. तो guys, smuggled goods या जो इस साल बने ही नहीं, पता नहीं किस साल बने, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उसको हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इस साल में कैसे ले ले? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमें 3 मेथड्स पढ़नी है: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड.
we shall continue our discussion tomorrow. All right, guys? That's it as far as national income and accounting related concepts is concerned. We are calling it a day. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well. Bye-bye.